बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HCCS एजुकेशनल सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने लोगों ने देख लिया कि हम दो अकाउंट कंबाइन बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मिलता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल के देता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के देता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो अकाउंट जो हमें ग्रॉस रिज़ल्ट बताता है, ग्रॉस रिज़ल्ट प्रॉफिट की शक्ल में भी हो सकता है या लॉस की शक्ल में भी हो सकता है, तो वो अकाउंट हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमें नेट रिज़ल्ट बताता है, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। ठीक है, मेन डेफिनेशन हमारी ये है। बाकी आप ट्रेडिंग अकाउंट में ये ज़रूर बताएं ताकि हमें पूरे 3 मार्क्स मिले कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जबकि सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप ज़रूर ये बताएंगे, उसकी क्रेडिट साइड पर हम ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम्स लिखते हैं, जबकि डेबिट साइड पर तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस बताता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस बताता है, जबकि बैलेंस शीट जो होती है ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब क्या डिफरेंसेस है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बता दिए पहले कि एक ने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करना है, जबकि दूसरे ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट चूँकि पहले बनता है तो ये आपके फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड पे बनता है तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट की सेकंड स्टेज है। जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि जो जीपी आता है वो जीपी प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन होता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है बेटा, वो बैलेंस शीट में चला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, जबकि नेट प्रॉफिट जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स माइनस CGS होता है। ठीक है, CGS क्या होता है? ये जो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दे तो ये CGS बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, जबकि नेट प्रॉफिट हमारा ट्रू प्रॉफिट होता है। नाउ व्हाट इज़ बैलेंस शीट? बेटा बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक साइड पर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़, एक साइड पे एसेट्स और दूसरे साइड्स पे लायबिलिटीज़ को शो करती है। याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट जो होती है ये बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसेट्स की। अब जनरली बच्चों को ये पता होता है कि एसेट्स फिक्स होते हैं या करंट होते हैं, लेकिन हम एसेट्स को शुरू से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल एसेट्स होते हैं और दूसरे फिक्टिशियस एसेट होते हैं। ये आपके सामने चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको नोट्स में क्लियर नज़र आ रहा होगा अगर आपको इधर क्लियर नज़र नहीं आ रहा। भाई रियल एसेट्स वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट ऐसे होते हैं, फिक्टिशियस का लफ्ज़ आप फेक से याद रख लें, जो रियल में नहीं होते, ठीक है, यानी आप उसको जाके मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते, यानी मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रियल एसेट्स में आगे दो तरह के एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ साल से ज़्यादा होती है, जनरली एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है। और करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ साल से कम होती है, यानी अकाउंटिंग ईयर से कम होती है। फिक्स एसेट्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो एसेट्स जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके सामने अगर एक दरख्त है तो वो फिज़िकली मौजूद है, आप उस दरख्त को देख भी सकते हैं, फिज़िकली टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में हवा को देखें तो हवा को आप मतलब ना देख पा रहे होते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना आप उसको किसी और तरह फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा का कोई फिज़िकल वजूद नहीं है। तो जिस चीज़ का फिज़िकल वजूद नहीं होता वो इनटेंजिबल होती है। करंट एसेट्स आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, लिक्विड एसेट एंड फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग एसेट्स, ठीक है। इसको ज़रा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। रियल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव मार्केट वैल्यू, पहले बता चुका हूँ, जिनकी मार्केट वैल्यू होती है
जैसे प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कैश। अब गुडविल भी एक एसेट है, गुडविल भी एक एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, कैश का तो सबको पता होता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल किसी का अच्छा नाम होता है, किसी बिज़नेस का गुड नेम होता है। जैसे अगर दो शॉप्स हैं जो कि पहले भी ये सेम एग्जांपल मैं रिपीट कर चुका हूँ क्लासरूम के अंदर, कि गुडविल, जैसे गुडविल एक एसेट है आपके लिए। गुडविल जो होता है क्यों हमारे लिए एक एसेट है? देखिए समझिएगा, आपके सामने चावलों की दो दुकानें हैं, एक पे सेवर फूड लिखा हुआ है और एक पे वैसे ही कोई बराए नाम कोई भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ध्यान किस तरफ जाता है? डेफिनेटली आपका ध्यान जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो सेवर फूड की तरफ होती है। अब रीज़न क्या है? रीज़न यही होती है कि उस बिज़नेस की एक नाम बना होता है, उस बिज़नेस की एक अच्छी रिप्यूट है, एक अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके सामने कॉलेजेस की ऑप्शंस आए, ठीक है, तो आप हमेशा एक बड़े अच्छे नाम वाले कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। बेशक आपको मतलब आपके जहन में क्या बात होती है कि जो अच्छा नाम होगा, जो बड़ा नाम होगा, तो उधर पढ़ाई वगैरह भी अच्छी मिलेगी। तो ये गुडविल होती है किसी भी बिज़नेस की अच्छी रिप्यूट को हम बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप कॉमर्स में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं बार बार। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हुए होते हैं। अब कंपनी को इनिशियली बनाते हुए, बिज़नेस को इनिशियली सेटअप करते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। इन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन इन एसेट्स को हम कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में एज अ एसेट लिखते हैं। लेकिन ये याद रखेगा, ये एसेट्स मार्केट में जाके सेल नहीं हो सकते। आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इवन गुडविल को भी मार्केट में बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती है, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिक्स एसेट्स के आगे दो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स बेटा वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स वगैरह। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, राइट्स वगैरह। पेटेंट्स, राइट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स आप समझे कि आपने कोई फार्मूला ईजाद किया है, कोई आपने मेडिसिन बनाई है, ठीक है। अब ये आपने इतनी मेहनत करके उसका एक फार्मूला ईजाद किया है, तो कोई उसको कॉपी पेस्ट करेगा तो आपने तो उसको ईजाद करने में बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी, बड़ा टाइम लगाया होगा, बड़े साइंटिस्ट को पेमेंट्स की होंगी। तो बेशक वो फार्मूला छोटा सा है, वो मेडिसिन सस्ती सी है, लेकिन उस फार्मूले को इन्वेंट करते हुए बड़ा टाइम लगा है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप उस फार्मूले को अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं, अपने पास रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि उसको कोई और फार्मूले को कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरीके से राइट्स, चले राइट्स को आसानी से यूँ समझ लें कि जब एक सिंगर कोई सॉन्ग गाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको रजिस्टर करवाता है कि ये भाई सॉन्ग मैंने गाया है, कोई और इसको अगर गाएगा, ठीक है, तो उस पर वो जुर्माना आयद करता है। तो ये उसका राइट होता है। इसी तरीके से एक बुक होती है, आपने बुक्स पे अक्सर देखा होगा कि बुक्स के ऊपर ज़रूर लिखा होता है कि इसकी किताब की कोई भी लाइन शाया करना ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अब वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि बड़ी मेहनत से वो किताब उन्होंने बनाई हुई होती है, तो ये उनका राइट होता है कि वो उसी को प्रिंट करें और उसको बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं। कोई भी उसको कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है, तो जिस बंदे ने, यानी अगर मैंने किसी राइटर से वो लिखवाई और उस राइटर को मैंने लाखों रुपए पे किए हैं और आप सिर्फ उसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, तो आप तो मुफ्त में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप तो मुफ्त में प्रॉफिट कमाएंगे, और मैंने वो जो लाखों रुपए पे किए हैं वो मेरा कहाँ जाएगा? तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट्स, राइट्स वगैरह आप इन चीज़ों को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए, आपने चूँकि पेमेंट्स की हुई हैं, आपसे पैसे गए हुए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ साल से कम होती है। करंट एसेट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स। बेटा लिक्विड से क्या मुराद होती है? देखिए, लिक्विड से मुराद पानी होती है, ठीक है, और जब बर्फ़ होती है, बर्फ़ अगर आप देखें तो बर्फ़ से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, ठीक है। बर्फ़ को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी उससे प्यास बुझेगी। यही बात हमारे पास करंट एसेट में भी अप्लाई होती है। करंट एसेट में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कैश या तो खुद कैश होते हैं या कैश में जल्दी
कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? लिक्विड एसेट। दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट्स। क्यों लिक्विड एसेट्स बोलेंगे? क्योंकि सबसे मेन चीज़ हमारे लिए कैश ही है। कैश की मदद से हम सारा कुछ खरीद भी सकते हैं और कैश में ही हम मेनली डीलिंग कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं होंगे तो आप बाइंग्स वगैरह जो होगी वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। फ्लोटिंग एसेट्स कौन से होते हैं बेटा? फ्लोटिंग एसेट्स वही होते हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ को बहुत क्विकली चेंज करते रहते हैं। जैसे कैश, आपकी दुकान में आज 10,000 पड़ा है, घंटे बाद वो 15,000 हो जाएगा, अगले घंटे में वो 2,000 रह जाएगा, अगले घंटे में वो 20,000 पे गया होगा। तो बड़ी क्विकली अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह डेटर्स वगैरह, तो वो करंट एसेट्स जो अपनी वैल्यूज़ को बार बार चेंज कर रहे होते हैं वो फ्लोटिंग एसेट्स कहलाते हैं। याद रखना, लिक्विड एसेट, फ्लोटिंग एसेट दोनों करंट एसेट्स ही की टाइप्स हैं। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? लफ्ज़ आ रहा है वेस्टिंग, वेस्ट होने से। देखिए, वेस्ट वो चीज़ होती है जो ज़ाया होकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका पेपर अगर वेस्ट हो जाएगा तो आप उसे फेंक देंगे, ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़ाया होकर ख़त्म हो जाते हैं और आप उसे यानी इन फ्यूचर दोबारा उस तरह बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप यूँ समझें। देखिए, फ़ैन है, फ़ैन कभी भी ज़ाया नहीं होता। फ़ैन आपने साल के शुरू में जितना ख़रीदा होता है उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उतनी ही होती है। ठीक है, एक बिल्डिंग अगर आपकी 10 मरले पे बिल्डिंग बनी हुई है और डबल स्टोरी बनी हुई है तो वो हमेशा 10 मरले की ही रहेगी और डबल स्टोरी ही कहलाएगी। बेशक उसकी वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएट होती रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग के कमरे कम नहीं हो जाते, बिल्डिंग उतनी ही रहती है। गाड़ी इस तरह, गाड़ी है आपकी गाड़ी, तो गाड़ी की डेप्रिसिएशन से गाड़ी छोटी नहीं हो जाती, फिज़िकली छोटी नहीं हो जाती, गाड़ी की फ़िज़िकल अपीयरेंस उतनी ही रहती है। लेकिन वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप अगर यूज़ करते हैं ना बेटा, तो ये फिज़िकली कम होते हैं। अब इसकी बड़ी एग्जांपल क्या है? जंगल। अब जंगल एसेट है आपके लिए, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा? जंगलात कम होना शुरू हो जाएंगे, फिज़िकली कम होंगे, और यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें, ये जो कोयले की खान, कोल माइंस होते हैं या ऑयल रिग्स होते हैं, तेल के कुएँ, ये तेल के कुएँ वगैरह जो होते हैं इनकी एक लाइफ होती है। ये नहीं होता कि बस इनसे एक दफ़ा तेल का कुआँ निकल आया तो इनसे हमेशा तेल निकलता रहता है। नो, हर तेल के कुएँ के अंदर एक ख़ास मिकदार में तेल होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि आप उसे तेल निकालते जाएंगे तो वो फिज़िकली कम होते जाएंगे, यहाँ तक के ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? वेस्टिंग एसेट्स। अच्छा, अब सेम लायबिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। लायबिलिटीज़ में आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पढ़ी हुई हैं एंड करंट लायबिलिटीज़ पढ़ी हैं, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पढ़ी हुई हैं। लेकिन हम लायबिलिटीज़ को भी जिस तरह एसेट्स को शुरू से कैटेगराइज़ किया, इसको भी कैटेगराइज़ कर लेते हैं। लायबिलिटीज़ दो तरह की होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटीज़। याद रखिएगा बेटा, इंटरनल लायबिलिटीज़ कैपिटल को बोलते हैं, जबकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जिसको आप नॉर्मली लायबिलिटीज़, लोन वगैरह कहते हैं ना, क्रेडिटर लोन, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आगे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, फिक्स यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी भी आगे दो हिस्सों में, लिक्विड में डिवाइडेड है और डेफर्ड लायबिलिटीज़ में डिवाइडेड है। इंटरनल लायबिलिटीज़, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल को बोलते हैं, वो पैसा जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो पैसा जो बिजनेस ने देखें, कैपिटल की तो डेफिनेशन हम कहते हैं एनीथिंग बॉट बाय ऑनर, ऑनर जो, या इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। अब इसी बात को आप रिवर्स करके बोलो, जो इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर होती है वो एक लिहाज से ये समझो ना कि बिजनेस से ऑनर को पैसे रिटर्न करते हैं, लेकिन ऑनर कौन है? ऑनर वही शख्स है जिसने इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है, इसलिए ये उन दोनों की इंटरनल लायबिलिटी है, आपस का मामला। तो इसलिए जो कैपिटल होता है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, द अमाउंट विच इज़ पेएबल टू द ऑनर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लायबिलिटी, कहते हैं अमाउंट विच इज़ पेएबल टू द आउटसाइडर, जो कि बाहर के किसी शख्स को आपने पे करनी होती है, दैट इज़ एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़।
अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी सेम वही बात है कि वो लाइबिलिटीज़ जो आपने एक अकाउंटिंग ईयर के बाद पे करनी है, एक साल के बाद पे करनी है, और करंट लाइबिलिटी जो आपने साल के अंदर अंदर पे करनी है। अच्छा, डेफर्ड लाइबिलिटी और लिक्विड एंड क्विक लाइबिलिटी क्या होती है? देखा, अब पहली बात तो ये याद रखें कि डेफर्ड लाइबिलिटी हो या लिक्विड लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी ही होती है जो आपने साल के अंदर पे करनी है। अब डेफर्ड लाइबिलिटी वो होती है जो एक माह बाद पे करनी है, यानी साल के अंदर पे करनी है लेकिन अभी उसमें एक मंथ है। जैसे आपने 2 महीने के बाद क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो ये कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? डेफर्ड लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने एक महीने के अंदर अंदर ही, एक माह के अंदर अंदर ही आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, तो वो क्रेडिटर जो होगा वो आपके लिए लिक्विड यानी क्विक लाइबिलिटी कहलाएगा। तो लाइबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 1 ईयर बट आफ्टर 1 मंथ, ये डेफर्ड है। द लाइबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर जो आपने पे करनी है वो क्या कहलाती है? लिक्विड लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटीजेंट लाइबिलिटी या कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट होता है मशरूत, यानी मशरूत शर्त, किसी इवेंट के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको खुद इस बात से समझ आ जाएगी। लेट मी सपोज आपको एक सप्लायर ने माल पहुंचाया, आपने उस माल से कोई चीज़ बनानी थी। लेट मी सपोज आपको उसने लकड़ी भिजवाई और आपने उससे फर्नीचर बनाना था। हुआ यह कि उसने जो लकड़ी आपको भिजवाई वो आपके नज़दीक इन्फीरियर यानी लो क्वालिटी की थी, घटिया क्वालिटी की थी। आपने उसे फर्नीचर बनाया, फर्नीचर आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने कहा भाई लकड़ी तो लो क्वालिटी की है, मैं तो नहीं ख़रीदूँगा। अब आपको हो गया लाखों रुपए का नुकसान। आपने क्या कर दिया? आपने तो सप्लायर पे केस करना है कि भाई तुमने मुझे क्यों गलत चीज़ दी थी। अब आपका और सप्लायर का आपस में केस चलेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब हो सकता है जो आपने उस पर हर्जाना किया है लाखों रुपए का कि भाई तुमने मुझे क्यों गलत माल सप्लाई किया, हो सकता है कोर्ट आपके हक में फ़ैसला दे दे, हो सकता है आपके ख़िलाफ़ यानी सप्लायर के हक में फ़ैसला दे दे। अब ये बात तो फैसले पे डिपेंड कर रही है, हमें तो नहीं पता, ठीक है, कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हो सकता है आपके हक में फ़ैसला हो सकता है ना हो। अगर आपके हक में फ़ैसला हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जितना भी आपने हर्जाना किया आपको मिल जाएगा, और आपके सप्लायर को वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपके लिए वो एसेट है और सप्लायर के लिए वो लाइबिलिटी है। लेकिन याद रखना, ये लाइबिलिटी या ये एसेट जो आपके लिए है या लाइबिलिटी जो सप्लायर के लिए है, ये डिपेंड कर रही है कोर्ट के फैसले पर, कि कोर्ट का फैसला अगर आपके हक में आता है तो आपके लिए एसेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो नॉर्मल एसेट नहीं है, हम उसको बोलेंगे ये कंटीजेंट एसेट है, ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह सप्लायर के लिए वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। द लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट योर फ्यूचर लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, यानी डिपेंड कर रहा है किस पे? फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। याद रखना कि कंटीजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं लिखते, कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं लिखते। कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के अलावा भी एक और चीज़ होती है जो कि आई.कॉम वगैरह या बी.कॉम लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, उसको हम कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें लिखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स भी होते हैं। जिस तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपने बैलेंस शीट वगैरह भी बनाई, तो उसके बाद हम नोट्स भी बनाते हैं। और नोट्स क्या होते हैं? नोट्स ये फाइनल अकाउंट के ही नोट्स होते हैं कि भाई एक एसेट है तो वो किस तरह एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई, ये सारी बातें हम उन नोट्स में लिखते हैं। तो उन नोट्स में तो लिखा जाता है कि ये मेरे लिए एक कंटीजेंट एसेट है या कंटीजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन बैलेंस शीट में हम कंटीजेंट एसेट या कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को नहीं लिखते। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं ये तो पढ़ चुके हैं हम बार बार, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो करना था, वो एक्सपेंसेस जो कि परचेजिंग ऑफ गुड्स से जुड़े होते हैं, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं जो शॉप तक के एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो एक्सपेंसेस चीज़ को सेल करते होते हैं यानी शॉप के बाद का एक्सपेंस है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपकी रूटीन की इनकम है, जैसे आप माल बेच कर पैसा कमा रहे हैं तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा जो इनकम आप कभी कभार रिसीव करते हैं, ठीक है, यानी जो आपकी मेन इनकम नहीं है, मतलब रिसीव तो कर रहे हैं, कभी कभार तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप रिसीव कर रहे हैं लेकिन वो आपकी मेन इनकम नहीं है। जैसे मैंने दुकान खोली हुई है और दुकान जो मैं चला रहा हूँ,
यहाँ से मुझे सेल से इनकम हो रही है, तो ये मेरी डायरेक्ट इनकम है। अब दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, वो मेरे यूज़ में ही नहीं आ रहा था, वैसे ही था यानी किराया तो मैं पे कर रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग का पे कर रहा हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले कमरे की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ना ही मेरा इतना माल था कि मैं उसको एज अ स्टोर यूज़ करूँ। मैंने उसको किराए पे लगा दिया। अब वहाँ से मुझे क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, वहाँ से मुझे रेंट रिसीव हो रहा है। अब देखो, मेरा मेन काम है दुकान से कमाना, तो दुकान की कमाई जो है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, जबकि वहाँ से जो मुझे रेंट रिसीव हो रहा है वो मेरी अदर इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। मार्शलिंग क्या होती है? देखो, आपने बैलेंस शीट बनाई बेटा, बैलेंस शीट में हम पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, फिर करंट एसेट लिखते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ आ जाएं तो हम पहले कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखते हैं, और उसके बाद करंट लायबिलिटी, यानी तरतीब है। यानी हम बैलेंस शीट में एसेट्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। इस तरतीब का नाम क्या होता है? मार्शलिंग। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द अरेंजमेंट इन विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर शोन इन बैलेंस शीट। वो अरेंजमेंट, वो तरतीब जिसके साथ आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में शो करते हैं, दिखाते हैं। अब ये जो आगे इसके 3 मेथड है, ये बुक के अंदर तो लिखे हैं, डेफिनेशंस में नहीं लिखे हुए, बुक के अंदर लिखे हैं, मैंने इसलिए आप बस बता दिया। पहला है परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड, दूसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड, और तीसरा है मिक्स्ड मेथड। परमानेंसी का लफ्ज़ होता है परमानेंट से। परमानेंट यानी फिक्स एसेट, यानी जिसमें आप फिक्स एसेट पहले लिखें, फिक्स एसेट्स पहले लिखें, करंट एसेट्स बाद में लिखें। इसी तरह फिक्स लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पहले लिखें और करंट लायबिलिटीज़ बाद में लिखें। तो ये परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड है, यानी जिसमें आप फिक्स एसेट पहले लिखते हैं और करंट एसेट्स बाद में लिखते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में क्या होता है? उलट हो जाता है, करंट एसेट पहले लिखे जाते हैं और फिक्स एसेट्स बाद में लिखे जाते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ पहले लिखी जाती है और फिक्स लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बाद में लिखी जाती है। मिक्स मेथड में क्या होता है? मिक्स मेथड में मिक्स कर देते हैं, फिक्स एसेट पहले लिख दो, करंट एसेट बाद में, लेकिन दूसरी तरफ फिक्स लायबिलिटीज़ की बजाय करंट लायबिलिटीज़ को पहले कर देते हैं, और जो हमारी फिक्स यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम बाद में कर देते हैं। तो ये होल हमारा चैप्टर है, इसको बेटा रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ईद के बाद आपका टेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।